हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो पर। तो फ्रेंड्स, हम इग्नोबीडी का प्रिपरेशन कर रही है, इसीलिए प्रीवियस ईयर जितने सारे क्वेश्चन आया था उसका समाधान कर रही है ताकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सके। अभी चलिए देखते हैं 2025 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस, यानी कि सेक्शन थर्ड आई एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। इस टॉपिक के ऊपर क्या क्या सवाल आया था उसका समाधान करेंगे विद एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और देखिए, इग्नोबिट प्रीवियस ऑयल क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो अगर नहीं देखे हो, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिए ताकि ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सके, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड आ रही है। ठीक है, तो इसे जरूर देखिए। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल होगा तो चैनल लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया देखिए, और इसे समाधान करने के लिए हम एआई का साथ लेंगे ताकि वीडियो को बहुत डीपली समझ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या पूछा गया देखिए। Whose teachings inspired the French Revolution? अर्थात फ्रांसीसी क्रांति को किसकी शिक्षाओं ने प्रेरित किया? विकल्प है 1. लॉक, रूसो, हेगल, प्लेटो। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकती हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, रूसो। एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर है विकल्प 2, रूसो। स्पष्टीकरण ये है कि जीन जैक रूसो की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति के नेताओं और लोगों को प्रेरित किया। ये क्रांति 1789 में हुई थी। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल, अगला प्रश्न है द ऋग्वेदा कंसिस्ट्स ऑफ, अर्थात ऋग्वेद में शामिल है 1000 हिम्स, 28,000 हिम्स, 10,028 हिम्स, 10,038 हिम्स। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकती हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1028 हिम्स। एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। इसका सही जवाब है विकल्प 3, 1028 हिम्स। अब इसका स्पष्टीकरण जैसा कि हमने तय किया था पहले इंग्लिश में, द ऋग्वेदा, द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर वेदास, कंटेन्स 1028 हिम्स, सूक्तास, डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास, बुक्स। और अब हिंदी में, ऋग्वेद चारों वेदों में से सबसे पुराना है, जिसमें 1028 हिम्स, सूक्त शामिल है, जो 10 मंडलों, पुस्तकों में विभाजित है। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 ये रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स वाज रेडिकल इन पॉलिटिक्स बट कंजर्वेटिव ऑन सोशल इश्यूज? अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रवादी नेता राजनीति में कट्टरपंथी लेकिन सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी था? विकल्प है जी.के. गोखले, बीजी तिलक, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकती है? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, बीजी तिलक। एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर है विकल्प 2, बीजी तिलक। स्पष्टीकरण ये है कि बाल गंगाधर तिलक राजनीतिक रूप से कट्टरपंथी थे, लेकिन सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का विरोध किया था। क्या आप इस प्रश्न से संबंधित कुछ और जानना चाहेंगी? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 ये रहा। एलोरा केव्स वर बिल्ट बाय, अर्थात एलोरा की गुफाएं किसके द्वारा बनवाई गई थी? विकल्प है पल्लवास, चोलास, राष्ट्रकूटास, पालास। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकती हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रकूटास। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, इसका सही उत्तर है विकल्प 3, राष्ट्रकूटास। स्पष्टीकरण ये है कि राष्ट्रकूटों ने महाराष्ट्र में एलोरा की मैग्निफिसेंट गुफाओं का निर्माण कराया था, जो हिंदू, बौद्ध और जैन कला को दर्शाती हैं। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहेंगी? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 ये रहा। हु इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ पंचायती राज फॉर इंट्रोड्यूसिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया? अर्थात भारत में स्थानीय स्वशासन शुरू करने के लिए पंचायती राज का अग्रदूत किसे माना जाता है? विकल्प है वॉरेन हेस्टिंग्स, 2 लॉर्ड विलियम बेंटिक, 3 लॉर्ड कैनिंग, 4 लॉर्ड रिपन। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकती हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड रिपन। एक्सप्लेनेशन दीजिए।
इसका सही उत्तर है विकल्प 4 लॉर्ड रिपन। स्पष्टीकरण ये है कि लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने 1882 में इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा था। क्या आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 ये रहा। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज द लोकल टाइम ऑफ 82.5 डिग्री ई लॉन्गिट्यूड विच पासेस थ्रू, अर्थात भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का स्थानीय समय है जो डैश से होकर गुजरता है। विकल्प है गुंटूर, प्रयागराज, कोलकाता। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकती हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 प्रयागराज। एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी बिल्कुल। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 प्रयागराज। स्पष्टीकरण ये है कि मानक मध्याह्न यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज इलाहाबाद से होकर गुजरती है जो भारतीय मानक समय का आधार है। क्या आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं? तो अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 ये रहा। विच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? विकल्प है क्यूबा, 2 इंडिया, 3 ऑस्ट्रेलिया, USA। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकती हैं? इसके सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 क्यूबा। एक्सप्लेनेशन दीजिए। इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 क्यूबा। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 क्यूबा। स्पष्टीकरण ये है कि क्यूबा को अपनी विशाल गन्ना खेती और चीनी के निर्यात के कारण विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। क्या आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछा गया देखिए। चलिए सवाल क्रमांक 38 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? विकल्प है सतलुज, झेलम, भागीरथी और चिनाब। क्या आप इसका उत्तर बताना चाहेंगे? देखिए इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भागीरथी। एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने दिखाया, सही उत्तर है विकल्प 3 भागीरथी, क्योंकि भागीरथी गंगा नदी की एक सहायक नदी है, न कि सिंधु नदी की। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी और व्यास। क्या आप अगले प्रश्न के लिए तैयार हैं? ओके, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या पूछा गया देखिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर किसके कारण पड़ता है? विकल्प है पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी का असमान गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल। आप इसका उत्तर क्या सोचते हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रेविटेशनल पुल। एक्सप्लेनेशन दीजिए। आप सही है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। ये बल वायुमंडल को पृथ्वी के चारों ओर बांधे रखता है, जिससे दाब उत्पन्न होता है। क्या आप अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? विकल्प है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। आपकी जानकारी के अनुसार इसका सही उत्तर क्या है? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मध्य प्रदेश। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ भारत में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। 2018 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है। क्या आप अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या पूछा गया देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछता है मीडिएटेड इंस्ट्रक्शन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? विकल्प है सिंक्रोनस लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, असिंक्रोनस लर्निंग और डिस्टेंस लर्निंग। आपकी जानकारी के अनुसार इसका सही उत्तर क्या है? सारे ऑप्शन को एक्सप्लेन कीजिए। जी मैं सारे विकल्प को समझा देती हूँ। पहला विकल्प है सिंक्रोनिज्म, जिसमें शिक्षक और छात्र एक ही समय पर भाग लेते हैं, चाहे वो आमने सामने हो या वर्चुअल रूप से। दूसरा विकल्प है ब्लेंडेड लर्निंग, जो पारंपरिक कक्षा टीचिंग और ऑनलाइन शिक्षा का मिश्रण होता है। तीसरा विकल्प है असिंक्रोनस लर्निंग, जहाँ छात्र अपनी सुविधा के अनुसार सीखते हैं। और चौथा विकल्प है डिस्टेंस लर्निंग, जिसमें छात्र कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं होते। आपकी जानकारी के अनुसार इनमें से सही उत्तर क्या है? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग। एक्सप्लेनेशन दीजिए।
जैसा कि आपने बताया, सही उत्तर विकल्प 2 यानी कि ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंडेड लर्निंग वो शिक्षण पद्धति है जिसमें पारंपरिक कक्षा शिक्षण को ऑनलाइन शिक्षा के साथ मिलाया जाता है। क्या आप अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश है कि शिक्षा शास्त्र विद्यार्थी केंद्रित होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि पढ़ाई का तरीका छात्रों की व्यक्तिगत जरूरतों और सीखने के तरीकों पर केंद्रित होना चाहिए। क्या आप अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 क्या पूछा गया देखिए। और पहले Certainly. Question 43 states the difference between total revenue and total expenditure is called, अर्थात कुल राजस्व और कुल खर्च के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? विकल्प है पूंजीगत घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा या बजटीय घाटा। क्या आप इन विकल्पों को समझते हैं? तो सारे विकल्प को एक्सप्लेन कीजिए। जी, मैं सारे विकल्प समझा देती हूँ। पहला विकल्प है कैपिटल डेफिसिट यानी पूंजीगत घाटा, जो सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है, जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां और खर्च शामिल हैं। दूसरा विकल्प है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा, जो सरकार के कुल राजस्व प्राप्तियों और कुल राजस्व खर्च के बीच का अंतर है। तीसरा विकल्प है फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटा, जो सरकार की कुल प्राप्तियों और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है, जिसमें उधार शामिल नहीं होता। और चौथा विकल्प है बजटरी डेफिसिट यानी बजटीय घाटा, जो सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच का अंतर है। क्या आप इन विकल्पों को समझ गई हैं? सट्टे वो होगा ऑप्शन बी यानी कि बजटरी डेफिसिट। एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी, मैं इसका सही उत्तर समझा देती हूँ। इसका सही उत्तर विकल्प 4 यानी कि बजटीय घाटा है। बजटीय घाटा सरकार की कुल आय और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है। यदि सरकार का खर्च उसकी प्राप्तियों से अधिक होता है तो इसे बजटीय घाटा कहा जाता है। क्या आप अगला प्रश्न देखना चाहेंगे? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या पूछा गया देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत की संघीय व्यवस्था किसके कारण मजबूत है? विकल्प है दोहरी न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, कठोर संविधान या ये सभी। क्या आप इसका उत्तर बता सकती हैं? इसका जो सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सप्लेन कीजिए। इसका सही उत्तर विकल्प 4 यानी कि कठोर संविधान नहीं है। भारत की संघीय व्यवस्था पूरी तरह से कठोर संविधान पर निर्भर नहीं है। क्या आप इस प्रश्न का सही उत्तर जानना चाहेंगी? इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प 2 यानी शक्तियों का विभाजन। भारत की संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। क्या आप इस प्रश्न का स्पष्टीकरण जानना चाहेंगी? अर्थात ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शेयर ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ठीक है ना? जी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, सही उत्तर विकल्प 2 यानी शक्तियों का विभाजन है। भारत की संघीय व्यवस्था केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 45 क्या पूछा गया देखिए। जरूर, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 45 पूछता है कि मनी बिल किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 या अनुच्छेद 112। क्या आप इसका उत्तर बता सकती हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 110। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 110 के तहत मनी बिल को परिभाषित किया गया है, जिसमें टैक्सेशन, उधार लेना और सरकारी खर्च से जुड़े विधेयक शामिल हैं। क्या आप अगला प्रश्न देखना चाहेंगी? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 क्या पूछा गया देखिए। हाँ, क्वेश्चन 46 पूछता है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है? विकल्प है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 252 या अनुच्छेद 21A। क्या आप इसका उत्तर बता सकती हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 आर्टिकल 21A। एक्सप्लेनेशन दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा है, अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। क्या आप अगला प्रश्न देखना चाहेंगी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या पूछा गया देखिए। हाँ, क्वेश्चन 47 पूछता है कि आरटीई एक्ट की कौन सी धारा शिक्षकों के कर्तव्यों से संबंधित है? विकल्प है धारा 7, धारा 21(1), धारा 24 या धारा 35। क्या आप इसका उत्तर बता सकती हैं? सेशन 24 यानी कि धारा 24। एक्सप्लेन कीजिए।
इसका सही उत्तर चुनने के लिए आपको धन्यवाद। अब मैं आपको इसका स्पष्टीकरण देती हूँ। स्पष्टीकरण हिंदी में इस प्रकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 24 शिक्षकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करती है। क्या आप इस स्पष्टीकरण को अंग्रेजी में सुनना चाहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 48 है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनईपी 2020 इज 1. इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, 2. मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच टू लर्निंग, 3. बोथ 1 and 2, 4. नीदर 1 nor 2। अर्थात एनईपी 2020 का मूलभूत सिद्धांत है ए. भारतीय ज्ञान प्रणाली, 2. सीखने के लिए बहुविषयक दृष्टिकोण, 3. दोनों एक और दो, 4. न तो एक और न ही दो। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ 1 and 2। एक्सप्लेनेशन दीजिए। The National Education Policy 2020 NEP 2020 emphasizes both the Indian knowledge system and a multidisciplinary approach to education. जरूर NEP 2020 इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS को बढ़ावा देने के लिए लोकल नॉलेज सिस्टम्स को करिकुलम में शामिल करने और ओके, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्या पूछा गया देखिए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, इन विच एजुकेशनल पॉलिसी स्लैश एक्ट इज इंडियन साइन लैंग्वेज इन्वॉल्व। अर्थात किस शैक्षणिक नीति स्लैश अधिनियम में भारतीय सांकेतिक भाषा का उल्लेख है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए RPWD एक्ट 2016, ऑप्शन 2 PWD एक्ट 1995, ऑप्शन 3 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ऑप्शन 4 NER 2020। क्या आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन 4 NER 2020। इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। Explanation: The National Education Policy 2020 and NER 2020 promote Indian Sign Language for inclusive learning। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और NER 2020 समावेशी शिक्षा के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा देते हैं। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहते हैं? ओके, अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 क्या पूछा गया देखिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर है। ये पूछता है कि स्वयं जो इंडिया का एक फेमस मूक प्लेटफॉर्म है वो कब लॉन्च हुआ था। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 2017, 2018, 2019 या फिर 2020। आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या है? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2017। एक्सप्लेन कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 का सही उत्तर है ऑप्शन ए 2017। आपकी स्क्रीन पर दी गई एक्सप्लेनेशन भी यही कहती है कि स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स प्लेटफॉर्म 2017 में लॉन्च हुआ था। क्या आप अगले प्रश्न पर चलना चाहते हैं? ये लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताओ। स्वयं प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के 3 मुख्य सिद्धांतों पहुंच, समता और गुणवत्ता को प्राप्त करना था। ये उन छात्रों के लिए डिजिटल खाई को बांटने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं। आसान शब्दों में कहें तो सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 51 दिख रहा है। ये पूछता है कि एस्टैब्लिशमेंट एंड डायट्स डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग किसकी सिफारिश के बाद हुई थी। ऑप्शंस हैं 1 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, 2 सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53, 3 एजुकेशन कमीशन 1964-66, 4 इंडियन एजुकेशन कमीशन। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। इसे एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि डायट्स की स्थापना इसी पॉलिसी की सिफारिश के बाद हुई थी ताकि प्राइमरी और अडल्ट एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 क्या पूछा गया देखिए। क्वेश्चन नंबर 52 पूछता है कि द अर्थ्स रैंक इन द सोलर सिस्टम बाय साइज इज, और इसके ऑप्शंस है 1 3rd, 2 4th, 3rd, 5th, 4th, 6th। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी सौर मंडल में आकार के अनुसार कौन से स्थान पर है। इसके विकल्प हैं तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 5th। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल,
क्वेश्चन नंबर 52 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी फिफ्थ। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि पृथ्वी सौर मंडल में आकार के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इससे बड़े 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 53 दिख रहा है। ये पूछता है कि एजुकेशन मेक्स अ मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस इज स्टेटेड इन। आपका क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि एजुकेशन मेक्स अ मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस। ये किस वेद में कहा गया है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद। आपकी स्क्रीन पर इसका सही उत्तर दिया गया है ऋग्वेद। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि ऋग्वेद इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा इंसान को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 क्या पूछा गया देखिए। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54 है, मेरू स्टैंड्स फॉर, जिसका मतलब है कि MERUS किसके लिए प्रयोग होता है। ऑप्शंस है 1 मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च अंडरटेकिंग, 2 मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, 3 मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, 4th मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च सोसाइटीज। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर है ऑप्शन 3 मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि MERUS NEP 2020 के तहत प्रस्तावित किए गए थे ताकि बहुविषयक उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? ओके, मुझे अभी बताओ मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन ये क्या होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन का मतलब ये होता है कि एक ही शैक्षणिक संस्थान में आपको विभिन्न विषयों की पढ़ाई करने का मौका मिलता है। जैसे कि आप एक ही समय में इंजीनियरिंग या कला या विज्ञान जैसे अलग अलग विषयों भी पढ़ सकते हैं। इससे आपको एक व्यापक ज्ञान मिलता है और आपके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या पूछा गया देखिए। जी हाँ, द एज ऑफ अ ट्री कैन बी डिटर्मिन बाय का मतलब है कि एक पेड़ की उम्र किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 55 के सारे विकल्प हैं 1 नंबर ऑफ इट्स एनुअल रिंग्स, 2 इट्स हाइट, 3 लेंथ ऑफ इट्स रूट, 4th नन ऑफ दीज। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसका सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नंबर ऑफ इट्स एनुलर रिंग्स। एक्सप्लेन कीजिए। जी बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर है ऑप्शन 1 नंबर ऑफ इट्स एनुअल रिंग्स। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है कि पेड़ के तने के घेरों की संख्या गिनकर उसकी आयु का पता लगाया जा सकता है। क्या आप इस बारे में कुछ और जानना चाहेंगे? तो फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, आपको ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इसके पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसका प्लेलिस्ट को जरूर देखिए, यानी कि प्रीवियस ईयर ऑल ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम इसका प्लेलिस्ट बनाया है, उसे जरूर विजिट कीजिए, जिसका भी लिंक ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दिया गया है और हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।